दोस्तों नमस्कार। आईएएस हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं। 70वीं बीपीएससी के अंतर्गत हम लोग एमसीक्यू लेकर आ रहे थे, जिसमें एक सेट में 20 क्वेश्चन दिए जा रहे थे। इस क्रम में अभी हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के प्रश्न देख रहे हैं। आज आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अरविंद घोष के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था, ये पहला प्रश्न है। यदि आप लोगों को उत्तर पता है तो कमेंट करके बताइए कि क्या सही उत्तर होगा। ठीक है, तो 3 पत्रिका का नाम दिया गया है। पहला है द लाइफ डिवाइन, दूसरा सावित्री और तीसरा द मदर। चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो ये तीनों पत्रिका जो है वो अरविंद घोष के द्वारा ही निकाला गया था। इसके अलावा इनके द्वारा एक और पत्रिका निकाला गया था जिसका नाम था न्यू लैंप फॉर ओल्ड। अरविंद घोष गरम दल के नेता थे। गरम दल के 4 प्रमुख नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और चौथे अरविंद घोष थे। इन चारों में सबसे ज़्यादा उग्र अरविंद घोष ही थे। उन्होंने नरम पंथियों की नीति की आलोचना करने के लिए न्यू लैंप फॉर ओल्ड नामक पत्रिका या पुस्तक निकाला था। इसके अलावा इनके द्वारा एसेज ऑन गीता, इसके बाद द सीक्रेट्स ऑफ वेदा, लिखा गया। ठीक है, तो ये नाम भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। न्यू लैंप फॉर ओल्ड जो है सो पहले ही पूछा जा चुका है। आधुनिक भारत में 2 व्यक्ति को, विवेकानंद और अरविंद घोष को नव वेदांती कहा जाता है। ठीक है, नव वेदांती किसे कहा गया? वेदांत, वेदांत से वेदांती शब्द आया है। तो वेदांत मतलब वेदों का अंत। वेदों का अंत अर्थात उपनिषद की बात हो रही है। तो उपनिषद की व्याख्या जो वर्तमान सापेक्ष में करता था उसे नव वेदांती कहा गया। तो एक तो विवेकानंद थे नव वेदांती और दूसरे थे अरविंद घोष। उम्मीद करता हूँ इस पत्रिका, अरविंद घोष के द्वारा लिखे गए पत्रिका और किताब के बारे में आप इस चर्चा से आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग का उद्देश्य था? पहला क्या है? लोगों को स्वशासन का वास्तविक अर्थ से परिचित कराना, बिल्कुल सही है। दूसरा, जनसभा एवं सम्मेलन के द्वारा भारतीयों में राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना, ये सही नहीं है। पूर्ण स्वतंत्रता की बात सबसे पहले कांग्रेस के भीतर हसरत मोहानी के द्वारा 1921 के अधिवेशन में किया गया था। ठीक है, इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की बात कही थी। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। होम रूल लीग से 2 व्यक्ति जुड़े हुए थे, एनी बेसेंट और तिलक। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 1916 के लखनऊ अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। बिल्कुल सही बात है, अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष थे। इसमें 2 बातें कही गई थी। वो 2 बातें कौन कौन सी थी? कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन मंडल के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। 1909 ईस्वी में जो पृथक निर्वाचन मंडल लाया गया था मॉर्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत, उसे कांग्रेस ने 1916 में स्वीकृत कर लिया। जिसके बदले मुस्लिम लीग ने कहा था कि आगे से कांग्रेस जो भी आंदोलन भारत में चलाएगी मुस्लिम लीग उसका समर्थन करेगी। ठीक है, तो इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में समझौता हो गया। बिल्कुल यही 1916 का अधिवेशन है जिसमें बाल गंगाधर तिलक की वापसी हो जाती है कांग्रेस के भीतर। यानी क्या हो गया कि सभी स्टेटमेंट सही है। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक आपका उत्तर हो जाएगा। आइए अगले एमसीक्यू को देखते हैं। गांधी जी ने सर्वप्रथम देशव्यापी सत्याग्रह प्रारंभ किया था। रॉलेट एक्ट आया था 1919 ईस्वी में। ठीक है, बिना अपील बिना दलील का कानून इसे कहा जाता है। सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया था और उस आयोग
के गठन का मुख्य उद्देश्य था भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाना। ठीक है, चूँकि रॉलेट के नाम पे नेतृत्व प्रदान किया गया था उस आयोग को, इसी वजह से उस आयोग की अनुशंसा पे जो अधिनियम, जो एक्ट बना उसे रॉलेट एक्ट कहा गया। तो इसी एक्ट, काला कानून नाम दिया गया था भारतीयों के द्वारा इस एक्ट को। ठीक है, तो इसी एक्ट के विरोध में सर्वप्रथम गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी सत्याग्रह प्रारंभ किया था। तो ये सही हो गया हमारा उत्तर। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के बारे में क्या है? ये एक कृषक आंदोलन था जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। ये 1917 की बात है और बिहार में एक जगह है चंपारण, जहाँ नील की खेती के अंतर्गत 3 कठिया पद्धति अपनाई जाती थी, यानी कि प्रत्येक 20 कट्ठा ज़मीन में से 3 कट्ठा ज़मीन पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी के विरोध में जो सत्याग्रह चलाया गया उसे चंपारण सत्याग्रह कहा गया। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को होती है और गांधी जी के नेतृत्व में ही यह आंदोलन चलाया जाता है। तो यहाँ हमारा उत्तर क्या हो गया? हमारा उत्तर हो गया बी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को सूर्यास्त के नियम के नाम से भी जाना जाता है? अस्थाई बंदोबस्त, इसे ही सूर्यास्त के नियम के नाम से भी जाना जाता है। ये सूर्यास्त का नियम क्या था? चलिए इसके लिए थोड़ा सा अस्थाई बंदोबस्त को समझते हैं। मुख्यतः बंगाल और बिहार के क्षेत्र में अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया। कब? 1793 ईस्वी में। ठीक है, किसके द्वारा? कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, इसमें जो भू राजस्व के लिए किससे किया जाता था एग्रीमेंट? तो जमींदारों के साथ। जमींदारों को कितना कमीशन दिया जाता था? 1/11 हिस्सा। पूरे भू राजस्व का वो जमींदार वसूलते थे और उसमें से 10/11 हिस्सा वो दे देते थे अंग्रेज़ों को और 1/11 हिस्सा उनका कमीशन होता था। पर ये जमींदार क्या करते थे? सही समय पर अंग्रेज़ों को भू राजस्व नहीं देते थे। किसानों से तो राजस्व वसूल लेते थे पर अंग्रेज़ों को वो राजस्व नहीं देते थे। ठीक है, तो जब अंग्रेज़ों को राजस्व नहीं दिया जाता था तो अंग्रेज़ों ने कहा कि ये ज़मींदारी परमानेंट नहीं है। ठीक है, ये ज़मींदारी की नीलामी होगी। जो ज़मींदार समय से भू राजस्व नहीं देगा हम उसे ज़मींदारी से हटा देंगे और इस पद की नीलामी करेंगे और नए ज़मींदार को लाएंगे। इसी बात को, ये ज़मींदारी की नीलामी की जो बात है उसे ही सूर्यास्त के नियम के नाम से जाना गया। क्लियर हो गया? इससे संबंधित प्रश्न इस बार यूपीएससी में भी पूछा गया है। यदि आपने प्ले लिस्ट अभी मॉडर्न हिस्ट्री का नहीं देखा है तो एक बार उस प्ले लिस्ट को ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि उस प्ले लिस्ट से बाहर सवाल पूछने की संभावना बहुत कम रहेगी। यदि बीपीएससी के एग्ज़ाम में 22-24 सवाल आएगा, सपोज कीजिए 22 सवाल आता है मॉडर्न हिस्ट्री से, तो लगभग 20 सवाल उस प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट को ज़रूर एक बार सुन लीजिए। ठीक है, इसके अलावा जब आप वीडियो देखते हैं, वीडियो पसंद आता है तो एटलीस्ट कमेंट करके बताइए या एटलीस्ट लाइक करके बताइए ताकि मुझे पता चले कि सही डायरेक्शन में आप लोग समझ पा रहे हैं। यदि कोई सुधार आप लोगों को चाहिए तो आप उसके बारे में भी कमेंट करके बता सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को बरसाती मेढक की संज्ञा दी? इसका सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ही कांग्रेस को बरसाती मेढक की संज्ञा दी थी। ऐसा बाल गंगाधर तिलक ने क्यों कहा था? 1885 ईस्वी में जब कांग्रेस की स्थापना होती है उस समय से दिसंबर के आखिरी सप्ताह में 3 या 4 दिनों के लिए कांग्रेस का अधिवेशन होता है जिसमें पूरे साल के लिए कार्यक्रम तय किया जाता है। लेकिन उस कार्यक्रम का संचालन किस प्रकार किया जाए इसके लिए कोई रणनीति नहीं बनाई जाती है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि कार्यकारिणी समिति का गठन किया जाए कांग्रेस के भीतर जो इस कार्यक्रम को सुचारू तरीके से चला सके, पर ऐसा हो न सका और ये असहयोग आंदोलन के दौरान एक 15 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया था सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन के दौरान। तो
ये 1885 की बात हो रही है। असहयोग आंदोलन होता है 1920 ईस्वी में। इसी वजह से बाल गंगाधर तिलक ने इसे बरसाती मेढक की संज्ञा कही थी। बाल गंगाधर तिलक की तरह ही अश्विनी दत्त कहते थे कि ये कांग्रेस का जो अधिवेशन है, ये अधिवेशन 3 दिनों का तमाशा है। मतलब 3 दिनों तक लोग आएंगे, तमाशा करेंगे, तमाशा देखेंगे और उसके बाद फिर अपने अपने घर चले जाएंगे और 1 साल तक उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसे तड़ित झंझावत की संज्ञा दी थी। ठीक है। और बदरुद्दीन तैयब जी उस समय मुसलमानों से कह रहे थे, कांग्रेसी बनो का नारा दे रहे थे मुसलमानों के बीच में, मतलब कांग्रेस से जुड़ने के लिए कह रहे थे। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि किसने क्या कहा था। स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में खास करके इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। मॉनक्रिफ आयोग किससे संबंधित है? तो मॉनक्रिफ आयोग सिंचाई से संबंधित है। ठीक है। इस आयोग का गठन जिस समय किया गया था उस समय करजन वायसराय था। ठीक है। रेलवे से संबंधित जो आयोग बना था उस आयोग का नाम है रॉबर्टसन कमीशन या रॉबर्टसन आयोग। और इसी रॉबर्टसन कमीशन के अनुशंसा पे रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। वित्त से संबंधित जो आयोग बना था उसे वेल्वी कमीशन बोला गया। ठीक है। धन के निष्कासन की बात जब दादा भाई नौरोजी और अन्य लोग कर रहे थे भारत में, तब एक आयोग का गठन किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा वेल्वी के नेतृत्व में, और इसीलिए उसे वेल्वी आयोग बोला गया। और वेल्वी आयोग ने ये कहा था जांच करने के बाद कि धन के निष्कासन की जो बातें कही जा रही है वो सारी बातें गलत। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारतीय थे जो कांग्रेस के सचिव बने? ठीक है। तो ये नाम दिनसा वाचा का है। देखिए, कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 ईस्वी में। एओ ह्यूम जो है ये कांग्रेस के सचिव बने और ये 1900 ईस्वी तक कांग्रेस के सचिव के पद पे बने रहे। 1900 ईस्वी के बाद इन्हें लंदन वापस जाना पड़ा। उसके बाद 1901 ईस्वी का जो अधिवेशन होता है उसमें दिनसा वाचा कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनते हैं और कांग्रेस के सचिव भी बनते हैं। इकलौता एक ही बार ऐसा हुआ है जब कोई एक ही व्यक्ति अध्यक्ष और सचिव दोनों के पद पे रहा हो। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि महात्मा गांधी पहली बार इसी अधिवेशन में हिस्सा लेते हैं। कांग्रेस के इस अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार हिस्सा लेते हैं। आइए अगले एमसीक्यू को देखते हैं। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच डुरंड लाइन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में खींची गई थी? ये बड़ा ही आसान सवाल है। इसका है आंसर लॉर्ड लैंसडाउन। ये ध्यान में रखिएगा। लॉर्ड डफरिन के काल में एक बड़ा इम्पोर्टेंट काम हुआ था। काम तो बहुत सारे कार्य हुए थे पर एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट कार्य हुआ था। ठीक है। प्रांतीय सिविल सेवा की शुरुआत हुई थी डफरिन के समय में। ये याद रखिएगा, ये एकदम पूछने लायक फैक्ट है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। केंद्रीय सिविल सेवा की शुरुआत कब हुई थी ये आप लोग ज़रा कमेंट करके बताइएगा। आइए अगला एमसीक्यू देखते हैं। फैक्ट्री एक्ट 1881 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, 1881 की बात हो रही है। फैक्ट्री एक्ट तो ये जब आया था उस समय रिपन वायसराय था। ये ध्यान में रखिएगा। इसका उद्देश्य मजदूरों की दशा में सुधार करना था। बिल्कुल सही बात है। इसके तहत 7 साल से कम उम्र के बच्चों का काम पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये स्टेटमेंट भी सही है। इसके तहत 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के काम के घंटे निर्धारित कर दिए गए। ये भी सही है। तो यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो सभी 3 इसका उत्तर हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट सही है। और फैक्ट्री एक्ट के तहत ही पहली बार फैक्ट्री इंस्पेक्टर का पद सृजित किया गया। ठीक है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। पील आयोग संबंधित है। पील आयोग सैन्य सुधार से संबंधित है।
पील आयोग का गठन हुआ था 1857 की क्रांति के पश्चात। ठीक है, 1857 की क्रांति जब समाप्त होता है तो आगे सैनिकों की दशा में किस प्रकार से सुधार किया जाए, इसके लिए पील आयोग का गठन किया गया था। और पील आयोग की अनुशंसाएं क्या थी कि तोप खानों से भारतीयों को दूर रखा जाए, भारतीयों को जाति के आधार पे बांट दिया जाए, भारतीयों मतलब भारतीय सैनिकों को। और इसी की अनुशंसा पे, पील आयोग की अनुशंसा पे ही आप लोग देखते हैं ना, गोरखा, राजपूताना, इस तरह से जो बांट दिया गया था सैनिकों को, ये पील आयोग की अनुशंसा पे ही बांटा गया था। तो ये ध्यान में रखिएगा, पील आयोग सैन्य सुधार से संबंधित है। आगे चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ बात और देख लीजिए। धन के निष्कासन से संबंधित आयोग का नाम वेलबी, मैं बता चुका हूँ पहले। ठीक है, अकाल से संबंधित क्या क्या था? स्ट्रेची आयोग। किसके समय में? स्ट्रेची आयोग लीटन के समय में। ठीक है, इसके अलावा मैकडोनाल्ड आयोग, मैकडोनाल्ड आयोग कर्जन के समय में। रेलवे के बारे में अभी बात हो चुकी है, रॉबर्टसन के कमीशन की बात। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू पे। 1857 की क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, अवध में कौन था? अवध में बेगम हजरत महल। ठीक है, बेगम हजरत महल क्यों लड़ रही थी? क्योंकि उनका बेटा जो था पुत्र बिरजिस कादिर, उसे वो अवध का नवाब बनाना चाहती थी। और बिरजिस कादिर अल्प आयु था, वो खुद नहीं लड़ सकता था, इसीलिए इसके बिहाफ में इसकी माँ बेगम हजरत महल लड़ रही थी। दिल्ली में जफ़र बख्त खान तो था ही, इसके अलावा बहादुर शाह जफ़र। इलाहाबाद में लियाकत अली, ये भी सही है। इसके अतिरिक्त और क्या क्या था? तो एक सबसे इम्पोर्टेंट बिहार के लिए याद रखिएगा कि भोजपुर में कुंवर सिंह, झांसी में लक्ष्मीबाई, कानपुर में नाना साहेब। ठीक है, नाना, एक सेकंड, कानपुर में नाना साहेब। ठीक है, तो ये सारे नाम आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है, तो इसमें से उपर्युक्त में से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सबके सब सुमेलित है। चलिए अगले एमसीक्यू को देखते हैं। अंग्रेजों के द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधार के तहत रेगुलेशन 87 किससे संबंधित है? तो रेगुलेशन 87 भारतीयों के शासन में नियुक्ति में भेदभाव की समाप्ति से संबंधित है। ठीक है, ये किसके समय में आया था? तो विलियम बेंटिक के समय में। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। एक फैक्ट की पूछ लेगा आपसे कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिक। सती प्रथा का अंत, ये रेगुलेशन 17 से संबंधित है। ठीक है, ये किसके समय में आया था? विलियम बेंटिक के समय में ही आया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये 1856 ईस्वी में आया था। इस समय कौन था गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और दास प्रथा का उन्मूलन जब हुआ था उस समय एलन बरो गवर्नर जनरल था, 1843 में। ठीक है, और दास प्रथा के उन्मूलन की बात कब की गई थी? तो सबसे पहले 1833 के एक्ट में की गई थी। ठीक है, चलिए अगले एमसीक्यू को देखते हैं। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शुरुआत में CR दास ने विधान परिषद के बहिष्कार का विरोध किया था, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, पहली बार कांग्रेस के भीतर 15 सदस्यीय कार्यकारिणी कमेटी का गठन किया गया। ये मैं थोड़ा पहले बता चुका हूँ आप लोगों को कि तिलक इसकी मांग शुरू से ही कर रहे थे, पर ये कब आया? असहयोग आंदोलन के दौरान आया, जब तिलक की मृत्यु हो गई थी। और कांग्रेस का उद्देश्य बदलकर अहिंसक व उचित तरीके से स्वराज की प्राप्ति कर दिया गया, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ असहयोग आंदोलन के संदर्भ में यहाँ दिए गए सभी कथन सही है, हमारा उत्तर हो जाएगा डी। आइए आगे देखते हैं। स्वराज पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है,
अब देखिए, स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष CR दास तथा महामंत्री मोतीलाल नेहरू थे। बिल्कुल सही है। स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1 जनवरी 1923 को असहयोग आंदोलन के समाप्ति के बाद। स्वराज पार्टी ने विधान परिषद के 101 निर्वाचित सीटों में से 42 पर जीत हासिल की। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब तीसरा स्टेटमेंट देखिए, वल्लभ भाई पटेल, C राजगोपालाचारी आदि स्वराज पार्टी के समर्थक थे। ये स्टेटमेंट गलत है। क्या हुआ था कि जब असहयोग आंदोलन समाप्त होता है तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन 3 धाराओं में बंट जाता है। एक धारा वो था जिसे नो चेंजर्स बोला गया, वो गांधी जी के सपोर्टर थे और उन्हें वो रचनात्मक कार्यों में इस समय विश्वास करने लगे थे गांधी जी के साथ। उसी में वल्लभ भाई पटेल, C राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद सब थे। ठीक है। दूसरे थे प्रो चेंजर्स। अब उन्हें लग रहा था कि हमें विधान परिषद का विरोध करना चाहिए, हमें विधान परिषद के विरोध को समाप्त करना चाहिए और विधान परिषद में हिस्सा लेना चाहिए और वहाँ पे अंग्रेज़ों के जो काले करतूत है उसे उजागर करना चाहिए। तो इससे जुड़े हुए जो व्यक्ति थे वो सब स्वराजी कहलाए, स्वराज पार्टी से जुड़े, जिसमें CR दास, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय आदि थे। और तीसरी धारा जो थी वो क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गई, जिसके अंतर्गत भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद आदि जुड़े। ठीक है, तो यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल, C राजगोपालाचारी ये सब स्वराज पार्टी के समर्थक नहीं थे। तो हमारा उत्तर C हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित पुस्तक व उसके लेखक में कौन सुमेलित नहीं है? अब देखिए, बंदी जीवन ये सचिंद्र नाथ सान्याल ने लिखा था। बिल्कुल सही है। क्रांतिकारियों का ये बाइबल था, क्रांतिकारियों का गीता था और क्रांतिकारियों के द्वितीय चरण के दौरान जो भी लोग क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ते थे उनके लिए बंदी जीवन पढ़ना एक तरह से अनिवार्य ही हो गया था। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब ये भगत सिंह ने नहीं लिखा था, ये भगवती चरण बोहरा के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, यहाँ एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि लिखने वाले भगवती चरण बोहरा थे, पर द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब में जो विचार थे वो विचार चंद्रशेखर आज़ाद के थे। तो ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। वुमेन इन द अपर कास्ट हिंदू ये पंडिता रमाबाई के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ये सही है। तो हमारा उत्तर तो बी हो गया है। आगे देख लेते हैं यंग इंडिया। यंग इंडिया का नाम आते ही महात्मा गांधी का नाम आता है, पर महात्मा गांधी यंग इंडिया अखबार निकालते थे। यंग इंडिया पुस्तक लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया था और इसी पुस्तक में लाला लाजपत राय ने ये कहा था कि कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वॉल्व के रूप में की गई थी। ठीक है, चलिए अब अगले MCQ को देखते हैं। साइमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसे व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है क्योंकि इसके जितने सदस्य थे सभी गोरे थे, किसी भी भारतीय को इसमें नहीं शामिल किया गया था। मुस्लिम लीग जस्टिस पार्टी ने साइमन आयोग का समर्थन किया था। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि मुस्लिम लीग ने समर्थन नहीं किया था। जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी ने साइमन आयोग का समर्थन किया था। तो हमारा उत्तर क्या हो गया? बी हो गया। आगे देख लेते हैं। साइमन आयोग के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठी से घायल होकर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। ये बिल्कुल सही है और इन पे जो लाठी चला था वो लाहौर में चला था। ठीक है, साइमन आयोग की अनुशंसा पर प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। ये बात भी सही है। इसके साथ द्वितीय तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी साइमन आयोग की अनुशंसा पे ही बुलाया गया और 1935 का अधिनियम जो लाया गया था वो भी साइमन आयोग की अनुशंसा पे ही लाया गया था। आइए अगले MCQ को देखते हैं। कांग्रेस के भीतर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग नामक दबाव समूह में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? ये इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग कब बना था? तो जब नेहरू रिपोर्ट आता है। साइमन कमीशन पीछे हमने देख लिया। जिस समय साइमन कमीशन आता है उससे संबंधित एक फैक्ट है, एक व्यक्ति का नाम है, वो अगला सवाल है, उस व्यक्ति का नाम मैं अभी नहीं लूँगा,
पर उस व्यक्ति ने कहा था, वो उस समय भारत का सचिव था, उसने ये बात कही थी कि भारतीय अपने लिए संविधान बनाने की स्थिति में नहीं है, इसी वजह से साइमन आयोग में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया है। उसी के प्रति उत्तर में मोतीलाल नेहरू ने अपना एक संविधान बनाया जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। इस नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की बात होती है, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस की बात होती है, और कांग्रेस के भीतर ही एक इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग बनाकर इस डोमिनियन स्टेटस का विरोध किया जाता है। और ये लोग कहते हैं कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है। 1928 की बात ये हो रही है, और इसी वजह से 1929 में देखिएगा लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात होगी। तो ये पूर्ण स्वराज की बात कांग्रेस के भीतर ही किया गया इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के द्वारा। और इसमें कौन कौन शामिल थे? जवाहरलाल नेहरू शामिल थे, सुभाष चंद्र बोस शामिल थे, और सत्यमूर्ति भक्त शामिल थे। तो कौन शामिल नहीं थे? तो CR दास शामिल नहीं थे। ये तो हमारा उत्तर हो गया। अब ऑलरेडी परीक्षा में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछा जा चुका है, तो सत्यमूर्ति भक्त हमारे लिए बेहद इम्पोर्टेंट हो गए हैं, जिनके बारे में परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। 1930 के दशक में किसने कहा था कि भारतीय संवैधानिक सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ है? ये अभी मैंने चर्चा जो कर रहा था वो यही था, ठीक है। तो ये किसने कहा था? ये बिर्केनहेड ने कहा था। तो ये बिर्केनहेड का नाम आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आज का हमारा MCQ का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मज़ा आया होगा इसको सुन के। यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।